हेलो हेलो। आवाज़ आ रही है क्या? हेलो हेलो हेलो। हाँ, नमस्कार अंशु। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नमस्कार आहूजा जी। आवाज़ एकदम सही है? एकदम ओके। नमस्कार सौरभ जी, सौरभ पहुंच गए हैं, अंशु आ गए हैं, सतीश जी नमस्कार, ज्योति जी नमस्कार आपको, राजेश्वरी जी नमस्कार। अरे वाह, तान्या जी भी आ गई हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया, कनेक्ट नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। 27 मई है आज। नमस्कार विशाल जी। 27 मई है आज। तो सबसे पहले तो याद आ रही है इस समय मुझे रमाबाई अंबेडकर जी की और जवाहरलाल नेहरू जी की। तो उनको याद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में। पहले उन्हीं की स्मृति के साथ ही मैं मंच पे भी धन्यवाद भी उसके बाद ही आती हूँ। हेलो विजया। तो 27 मई 1964 को ही जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हुआ था। तो उनके कोट के साथ मैं आज की बात शुरू कर रही हूँ कि जवाहरलाल नेहरू को हम याद करते हैं तो इतने सारे IIT से इतना सारा जो मतलब विज्ञान का, तकनीकी का जो इतना विकास उनके समय से शुरू हुआ। फिलहाल ये वैज्ञानिक चेतना की इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं उसी चीज़ से शुरू कर रही हूँ कि वो क्या चाहते हैं कि उन्हें कैसे याद किया जाए। नमस्कार रमा जी। कि अगर कोई मेरी याद करे तो मैं चाहूँगा कि वह इस ढंग से करे कि यह वह इंसान था जो तहे दिल से भारत और भारतीयों से मोहब्बत करता था और वे भी उस पर मेहरबान थे और उसे बेहद मानते और चाहते थे। नेहरू जी का ही मैंने ये शब्द पढ़े और वो ये कहते हैं कि भारत आज जो भी कुछ है उसमें किसी भी एक जाति या किसी एक समुदाय का योगदान नहीं है, बल्कि भारत जो आज है उसको बनाने में जनता के प्रत्येक भाग का, प्रत्येक जाति के, प्रत्येक समुदाय का योगदान है। तो ये बात हमें हमेशा याद रहनी चाहिए। वैज्ञानिक मुझे मैसेज आ रहा है कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, एक बार कंफर्म करेंगे कोई? मुझे मैसेज आया अभी कि आवाज़ नहीं आ रही है मेरी। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? मेरी आवाज़ आ रही है? शायद मैसेज आने में देर लगती है। ओ, मुझे ना ये मोबाइल में मैसेज दिया किसी ने कि आवाज़ नहीं आ रही है। तो जवाहरलाल नेहरू को याद करने के बाद धन्यवाद योगेंद्र जी एंड अंशु जी। नमस्कार। भावना प्रकाशन से कौन होते हैं मुझे नहीं पता। भावना प्रकाशन का स्वागत है। उसके बाद हम अंबेडकर पर आते हैं और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट भी हैं मेरे। एक तो मुझे सौरभ दिख रहा है, एक अंशु दिख रहा है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आप आधा मिनट ये इमेजिन करके देखिए कि जो हमारा संविधान है उसके जो प्रियम्बल में 4 शब्द हैं कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, जो ये हमारे संविधान की आत्मा है, अगर हमने इसे पा लिया होता, अगर हम एक बराबरी का समाज जी रहे होते, तो मैं आप लोग से चाहती हूँ कि आप आधा मिनट इसे इमेजिन करके देखिए कि आज ये कोरोना की समस्या आती तो क्या होता। मतलब क्या आज हमारी जो हालत है या जितने बुरी स्थिति में हम अभी अपने आप को पा रहे हैं, जिस तरीके से हमें देखना पड़ रहा है कि औरतें जा रही हैं, रास्ते में ही प्रसव हो रहा है, पेट में बच्चे को लेके फिर थोड़ी देर में गोदी में लेके, जैसे पैर लुहलुहान हो रहे हैं।
जो हालत हो रही है हर किसी की, वो सबको पता है, तो बार बार नहीं बोलेंगे उस बात पे। तो मैं चाह रही थी कि आप लोग इसे थोड़ा सा कल्पना करके देखिए कि अगर संविधान की आत्मा को हमने पा लिया होता, थोड़ा भी 50% भी, तो शायद आज कैसे हालात होते, इस पे थोड़ा सा सोच के देखिएगा। तो वो संविधान बनाने में जिनका योगदान है, इतना समावेशी, इतना बराबरी मूलक समाज बनाने में, भीमराव अंबेडकर जी, उनकी पूरी ताकत, उनके पीछे रमाबाई की पूरी ताकत थी। अगर वो उनको घर और बच्चों के पूरी इनसे जिम्मेदारियों से पूरा मुक्त नहीं कर देती, अकेले ना उठाती, तो शायद वो इतना कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो उनकी भी मैं आज स्मृति को याद करना चाहती हूँ, क्योंकि 27 मई को ही वो गई थी 37 साल की उम्र में। इसके बाद थोड़ी सी बातें आज के समय पे करके फिर हम स्त्री आलोचना पे आएंगे। उससे पहले मैं चिंतन मंच को, अंशु जी को, निर्देश को, जो भी इस मंच में काम कर रहे हैं, उन सारे लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे कुछ बातें बोलने का मौका दिया। और इससे पहले मैंने कुछ बातें मेरा रंग और चकाचक एक्सप्रेस में रखी थी, तो जितना मैं कभी लिखती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही बोल देती हूँ एक्सटेम्पोर की तरह की जो भी। नमस्कार रेनू मैम, नमस्कार नवीन जी, भाभी जी नमस्ते। तो मैं ऐसे बोल देती हूँ जो उस समय दिमाग में आता है कि इतने विचार हमेशा चल रहे हैं, तो उस वक्त जो ठीक लगेगा कि ऑडियंस को देखते हुए और माहौल को देखते हुए तो बोल दूँगी। लेकिन यूनिवर्सिटी के माहौल ने और चिंतन नाम ने मुझे थोड़ा सा तो दबाव डाला। ऊपर से रेखा सेठी और सुधा सिंह जी को पूरा सुना, तो उनकी इतनी अच्छा वक्तव्य था, इतना सिस्टमैटिक, तो मैंने भी, और वो भी बोलते रहते हैं हमेशा, हरिमोहन सर गाइड थे मेरे एमफिल में कि तुम लिखती क्यों नहीं हो, थोड़ा सा बिखर जाता है। तो आज मैंने थोड़ा सा कुछ लिखा भी है। तो पिछली बार हमने जब बात की थी तो ये बात हम कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है जैसे 1000-1500 किलोमीटर ऐसे साबू जैसे याद आ रहा है। मतलब मेरी पूरी कल्पना की सीमा खत्म हो गई है, मेरे दिमाग के पास उंगलियां नहीं है कि हम आज के समय के यथार्थ को अपना सकें। ये बात हमने पिछली बार भी की थी। तो मैंने कहा कि बचपन से पढ़े हुए जितने भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, स्पाइडरमैन, साबू, उनकी ताकत पे जितना पढ़ा उससे ज़्यादा हमें सड़कों में दिख रही है एकदम, कि जैसे जूझने के लिए हमने छोड़ दिया और जैसे इन्हें जूझना पड़ रहा है लगभग हमारी 50% पॉपुलेशन को। पर मैंने कहा था कि हमें चाचा चौधरी नहीं है कोई जिसका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता हो, जो साबुओं को बचा लेता था। साबू मैंने मैं उनको बोल रही हूँ जिनके पैर फटे हाल हैं, जिनके पीठ से चिपक गए, पिचके हुए गाल, इसी हालत में साबू हैं। तो यही, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी हम मध्य वर्ग के लोग हैं, जिन्हें खाने पीने, भूख की प्रॉब्लम से, रहने की प्रॉब्लम से निजात पाए हुए हैं, कि हमारे पास शायद कोई ऐसा समाधान हो कि मतलब हमें पता हो कि समय की चुनौती क्या है और हमें इसका करना क्या है। और ये भी कि मेरी तो सीमा खत्म हो गई है तर्क की या सोचने की, तो इसी चक्कर में थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई की। नमस्कार गौरव जी। इसी में जो थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई की, तो उसमें जो वही चाचा चौधरियों के जो छींटे जगह जगह से लाने हैं वो कौन हो सकते हैं, इस क्रम में कई चीज़ें पढ़ी हैं। तो अभी मैं याद करना चाहूँगी इजराइल के इतिहासकार युवाल नोवा हरारी को। उनकी किताब सैपियंस से होके गुजरी थी और वो लगातार कॉन्टेम्परेरी समय पे भी कुछ बोल रहे हैं लगातार। इजराइल में प्रोफेसर हैं वो इतिहास के। तो सैपियंस उनकी पढ़ी, तो उसमें हमारे आज के समय को समझने के लिए काफ़ी सूत्र मुझे मिले, तो मैं उन पे थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। उनके कॉन्टेम्परेरी हैं, अभी तो लगातार लिख रहे हैं, अभी तो 44-45 साल के ही हैं और लगातार लिख रहे हैं। बहुत मतलब पूरे दुनिया भर में उनकी किताबें पढ़ी जा रही हैं। तो जब मैं उनके विचारों की बात कर रही हूँ, तो उनसे पहले जितनी भी महत्वपूर्ण विचारधाराएं होंगी, जितने वो वेल रेड हैं, मैं मान के चल रही हूँ कि वो सारी उन्होंने संभाली हैं। मतलब उनको पढ़ के पता चलता है कि रैशनलिटी के, तर्कशीलता के जो भी आयाम हो सकते थे वो उनकी किताब में शामिल दिखते हैं, उसमें कोई लॉजिकल गैप्स तो दिखते नहीं।
तो एक तरह से जो कभी हमने मार्क एंगल्स की किताब में पढ़ा होगा या हमने अपनी तरफ से जो भी पढ़ा है समाजशास्त्र में, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, कहीं भी, तो वो सारी विचारधाराएं मुझे लगता है कि जैसे एक सूपे की तरह फटक के कुछ सामने आ रहा है, नई दृष्टि से सब उन्होंने समाया हुआ है। अभी मैं उनके विचार ही पढ़ रही हूँ, हैं अपनी भाषा में, लेकिन उनके कुछ विचार। सैपियंस किताब है जो दुनिया के लगभग हर प्रमुख भाषा में अनुवाद हुआ है, उसका बहुत बड़े पैमाने पे पढ़ी गई है, लगभग सबने उसका नाम सुना होगा, परिचित भी होंगे। पर इसमें मेरे कुछ स्टूडेंट भी हैं, तो मैं कुछ चीज़ें उनकी कोट करके और उससे हम अपने आज की मतलब बातें लगभग उन्हीं की हैं सारी, उसके बाद कोट करने के बाद मैं बताऊंगी कि हम उन्हें भारतीय परिस्थिति में मैं कैसे देख रही हूँ कि हम अपनी परिस्थिति में अपने साथ कैसे जोड़ सकते हैं, कि हम सीधा सुझाव क्या लें उनसे। तो अभी तो मैं पढ़ रही हूँ थोड़ा सा जो नोट्स लिए हैं। युवाल नोवा हरारी ने कहा कि कोरोना संकट ने एक बात जाहिर कर दी है कि पुराने सामाजिक विभाजनों और सोच को त्यागे बिना न कोरोना से लड़ने का तरीका है, न इतिहास के आगे बढ़ने का ही। तो हम लड़ ही नहीं पाएंगे, इतिहास एकदम रुक गया है, आगे बढ़ने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इंसानों और कोरोना, तो आज की डेट में उनके अनुसार इंसानों का पलड़ा भारी है। ये जिंदगी में पहली बार हो रहा है, उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं, प्रोफेसर हरारी की। उनके हिसाब से उन्होंने पूरी मानव जाति का इतिहास लिखा है, एकदम पूरी मानव जाति का, कि जो सैपियंस हैं वो आज तक की हालात में कैसे आए हैं, बहुत बारीक विवेचन। तो उनके हिसाब से इतने महामारियों के दौर को अगर देखा जाए तो ये इतिहास में पहली बार ऐसा है कि मनुष्य इतनी बेहतर स्थिति में है। कोरोना वायरस के आने के 2 हफ्ते बाद उस वायरस को ही नहीं, उसके पूरे जीनोम को पहचान लिया गया था। और अगर आप दुनिया भर की रिएक्शंस देखिए तो धर्म ने एकदम विज्ञान की पूरी बात, जैसे कहते हैं, मान लिए कि अगर जैसे ही विज्ञान की तरफ से चेतावनी आई कि हमें भीड़ नहीं करनी, तो चर्च से लेके चर्च, मंदिर, मस्जिद, हर चीज़ तैयार बंद होने के लिए तैयार थी। अभी भी जो ईद गुजरी है तो हमने देखा कि वो घरों में बहुत शांति से गुजरी है। तो धर्म विज्ञान के पीछे चलने के लिए तैयार हो और साइंस के पास इस हद तक जवाब हो, ये पहली बार हुआ है। नमस्ते भाई, अबिदा जी नमस्कार। तो ये पहली बार हुआ है। और हमारा पल्ला भारी होने के और क्या कारण है? क्योंकि इंसानों में सहयोग की भावना होती है जो कि वायरस में नहीं होती। चीनी इंसान, भारतीय इंसान, अमेरिकी इंसान, हम सब आपस में सहयोग करके हम इस समस्या से जूझ सकते हैं। लेकिन वायरस आपस में एक नहीं हो सकते कि चीनी वायरस, अमेरिका वायरस, भारतीय वायरस आपस में एक दूसरे से मिलके उन्होंने कोई प्लानिंग कर ली, कोई योजना बना ली। ये ताकत सिर्फ इंसानों के पास है और जो मिलके कर सकते हैं। इसी बात को मैं अपनी भाषा में एक वाक्य में ट्रांसलेट करूं तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि वायरस जिंदा नहीं है और हम जिंदा हैं। हम जिंदा हैं और हमें अपने जिंदा होने का सबूत देना है। इंसान, एक ऐसा इंसान जो 70,000 में क्यों कह रही हूँ इस पर मैं बाद में आऊँगी, 70,000 साल का पूरा इतिहास, डीएनए जो हमारे में अंदर मौजूद है, उसे लेके जो आज का समाज जो लोकतंत्र में जी रहा है, उसके लिए जिंदा होने का मतलब ही है कि बराबरी पे, स्वतंत्रता और न्याय पे भरोसा करना। तो हमें जिंदा मतलब हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को जिंदा साबित करें। इस ताकत का हम इस समय लाभ उठा नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम थोड़े वैसे हारते हुए लग रहे हैं। क्योंकि अगर हम इनकी बात भी करें, नोवा हरारी की, तो उनका एकदम मानना है कि इस समय सिर्फ एक ही तरीका जूझने का हो सकता है कि पूरी नेशनल, इंटरनेशनल, इंडिविजुअल्स के लेवल पे पूरा हमें एकजुटता चाहिए कि हम एकजुट होकर इस समस्या से लड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम चाहें कि हम आइसोलेटेड रहें और सिर्फ अपने अपने अंदर सॉल्यूशन ढूंढें या बहुत स्वार्थ की दृष्टि से देखें, या समाज जिस तरीके से विभाजन और विषमता में बंटा हुआ है उसे कायम रखते हुए अगर हम चाहें कि हम इसका सॉल्यूशन कोई ढूंढ पाएंगे, तो वो बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी जो ताकत इस समय, हमें ट्रस्ट चाहिए।
हमें ट्रस्ट चाहिए अपनी पब्लिक अथॉरिटीज़ पे, हमें ट्रस्ट चाहिए साइंटिस्ट पे, हमें ट्रस्ट अपनी मीडिया पे, हमें ट्रस्ट करना होगा एक दूसरे पे भी। अकेले रहेंगे और अविश्वास करेंगे तो इस ग्लोबल एपिडेमिक से हम बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। और ट्रस्ट जब हमें करना है तो ट्रस्ट करने के बीच में कौन सी बाधाएं आ रही हैं, इन बाधाओं पे बात करना भी हमारा ही काम है। कौन सी बाधाएं हमें ट्रस्ट करने के बीच में आ रही हैं, इस बारे में नोवा हरारी जी का मानना है कि पीछे कितने साल से लगातार ये कोशिश हुई है कि ये ट्रस्ट को बनने ना दिया जाए। पब्लिक अथॉरिटी के प्रति ट्रस्ट, आपस में ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें बनने ही नहीं दी जा रही हैं ताकि हमारी आपस में कोई एकजुटता ना हो। और जिस तरीके से भी जो सत्ताएं हैं वो चाहती हैं कि जिस तरीके से काम करें वो किया जा सके। मैंने नोट्स ले तो लिए थे सलाह पे सर के, लेकिन मुझे नोट्स से पढ़ना आ नहीं रहा है, तो मैं फिर अपनी स्टाइल में आ जाती हूँ, थोड़ा सा बिखरा हुआ सा जैसे मैं बोलती हूँ उसी तरीके से फिर से वापस आ जाती हूँ, क्योंकि मेरे को पढ़ना और बोलना एक ढंग से हो नहीं रहा है। अब इस समय दो बातें, एक तो पहली बार हम इतनी बेहतर स्थिति में हैं, दूसरा ये कि हमारा पलड़ा भारी है, तीसरा ये कि इतिहास की दिशा अब आगे इस चीज़ से तय होगी कि हमने कैसे निर्णय लिए। एक हो सकता है कि जनता का आपस में विश्वास, जनता का अथॉरिटीज़ पे विश्वास बनाए रखते हुए लोकतांत्रिक तरीके से उनका विश्वास जीत के अगर वो काम हमने किया तो हमें बहुत कम जान की और ज़िंदगी से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी को सफल बनाती हैं, बहुत कम नुकसान से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर हमने इसको दूसरे तरीके से किया कि आपस में विश्वास नहीं है, सिर्फ तानाशाही के तरीके से, तो अगर ऐसी स्थिति में हम होते हैं तो नोवा हरारी की माने तो फिर सन 2021 बहुत बुरा होने जा रहा है। उनके हिसाब से जब ये समय गुजर जाएगा, अगर ये जो इस समय जो बुनियादी दिक्कतें हैं बीमारी से लड़ने की, पहले तो उन्हें पार पाना बहुत मुश्किल है, थोड़ी देर तक अगर हम बुनियादी चीज़ों से ऊपर उठ के सोचें तो जो पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो पूरा ट्रस्ट खत्म हो रहा है, जो इस बीच विषमता बढ़ जाएगी, तानाशाही तरीके से काम होने का मतलब है कि सब आपस में आइसोलेटेड है, ट्रस्ट ही खत्म हो गया है। तो अगर ऐसा होता है तो जो आने वाला समय होगा वो काफ़ी ख़राब होगा और हम उसे कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और अगर क्या निर्णय हमारे होते हैं, इसमें एक चीज़ उनको जैसे वो बोलते हैं कि इस समय इंटरनेशनल लीडरशिप की बहुत ज़रूरत है। ये प्रॉब्लम ऐसी है कि सब कंट्रीज को एक साथ आना होगा, सारी जनता, सारे समुदायों को एक साथ आना होगा। तो इस समय इंटरनेशनल इसका एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए था, ग्लोबल, मुझे कहना चाहिए ग्लोबल प्लान ऑफ एक्शन जो होना चाहिए था। तो यूएस उसे लीडर हो सकता था, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो उसका लीडर हो। और जबकि यूएस तो, अमेरिका तो अपनी ही कंट्री में इसको इतने ख़राब तरीके से हैंडल कर रहा है, तो वो लीडर नहीं हो सकता। अगर उनके हिसाब से अगर किसी को लीडर माना ही जाना चाहिए तो ग्रीस इतना अच्छा हैंडल कर रहा है कि वो लीडर हो सकता है। तो ग्लोबल लेवल पे हमारे पास प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। सत्ता किस तरीके से काम करती है वो भी हमारे पास नहीं है, मतलब वो हमारे हाथ में इमीडिएट नहीं है। इमीडिएट हमारे हाथ में कम से कम क्या होना चाहिए, इमीडिएट कम से कम हमारे हाथ में ये हो सकता है कि हम इंडिविजुअल, हम अपने लिए भी क्या निर्णय लेते हैं। तो कम से कम इंडिविजुअल लेवल पे तो हमारा जो निर्णायक क्षमता है, जो हमारा निर्णय है, जो हमारी लीडरशिप है, कम से कम हम अपनी तो लें। अपनी लीडरशिप लेने से मेरा क्या मतलब है, एक तो ये कि विभाजन की जो भी मुहिम चलाई जा रही है हम उसका हिस्सा ना बने, नंबर 1। नंबर 2, अफवाहों को बिल्कुल ना सुने। अपने अंदर हमें वैज्ञानिक चेतना का विकास करने की, इमोशनल कोशंट यानी कि हम कह सकते हैं कि भावनात्मक जो मजबूती है उसकी हमें ज़रूरत है। हम लोग फिजिकली, शारीरिक रूप से एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन ये समय ऐसा है जिसने बिल्कुल खोल के हमारे सामने दिखा दिया है, पन्ना खोल के बड़े बड़े बोल्ड अक्षर में एक एक कोशिका में जैसे लिख दिया है कि सबके सरोकार जुड़े हुए हैं।
हम किसी भी तरीके से उसे बहुत अलग अलग रख के मामले को डील नहीं कर सकते। तो हमें अपने हाथ में अपनी ज़िंदगी लेनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपनी तर्कशीलताएं बढ़ानी होंगी, इंसान पे इंसान का भरोसा बढ़ाना होगा। और एक जो खतरा बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि अगर हमने ये अपने अंदर की जो इंटरनल फैकल्टी है, अपने अंदर की जो हमारी रैशनल फैकल्टी है, उसका पूरा भरपूर विकास नहीं कर लिया, मनुष्य की चेतना को जैसा करना चाहिए हम उसके साथ नहीं चले, तानाशाह तरीके से अगर हमें हैंडल किया गया, तो कोरोना के बहाने हमारी पूरी, आज हमारा दिमाग बहुत हद तक हमारे काबू में नहीं है, बट हमारी सारी भावनाएं भी सत्ता के हाथों में चली जाएंगी। इसके पूरी संभावना है कि कोरोना के कारण निगरानी रखी जाए हम पे पूरी। उनका तो शब्द है कि बायोमेट्रिक कोई डिवाइस होगी जो आपको अपने हाथ में ब्रेसलेट ज़रूर पहनना होगा, और उसे पहनने का मतलब है कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं। नमस्कार कविता जी। हम क्या सोचते हैं, हम क्या करेंगे, क्या हमारे दिमाग में चल रहा है, हमारे सपने, हमारी आकांक्षाएं, सब कुछ पे उनकी निगरानी। और निगरानी तंत्र पे ये भी आरोग्य ऐप वगैरह को लेके भी, उसकी सुरक्षा पे भी बहुत सारे सवाल अभी उठ रहे हैं। इस तरह की भाषा जो हमें अखबारों में देखने को मिल रही है कि 2 किलो आम बरामद किए गए, 1 किलो सब्जी बरामद की गई, अचानक से हमने सब्जी वालों से सब्जी खरीदना बंद कर दिया, डॉक्टरों के साथ हमने मार पिटाई की, समुदायों ने एक दूसरे को बुरा कहा। अगर ये भाषा हमारी होने जा रही है तो फिर तो इसके बाद सरेंडर करने के अलावा चांस ही क्या मिलेगा कि हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और फिर जो भी सत्ता को जैसा हमें ऑर्डर देना होगा, जैसे हमारे साथ करना होगा, फिर वो करेगी। निगरानी तंत्र के बारे में एक लास्ट बात और, वो ये कि पहले जब कोई चीज़ें हमसे छुपानी होती थी कि उसके लिए क्या वर्ड होता है, सेंसर वर्ड मेरे को ध्यान नहीं आ रहा था। जैसे कि अगर हमसे कोई चीज़ सेंसर करनी होती थी पहले, तो उसका एक तरीका था कि हम सेंसर करें चीज़ों को, है ना, कि मतलब कुछ चीज़ें हमसे सेंसर होने का मतलब है उन्हें हमसे छुपा दिया जाए। आज सेंसर करने का ये तरीका है कि हमारे दिमाग को फालतू की इतनी चीज़ों से भर दिया जाए कि हमारे पास अपना दिमाग लगाने के लिए दिमाग खाली ही ना बचे। तो एक तो मैं सभी से एक बात करके फिर हम अपने साहित्य के टॉपिक में आएंगे। मुझे लास्ट 2-3 मिनट और चाहिए। एक तो दिमाग के बारे में ये बात करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू होती है संसार में चीज़ की, तो वो उसके स्पेस के लिए होती है। ये कंज्यूमरिज्म ने हमें समझा दिया है कि हर जगह सामान भरा हुआ है, सामान और सामान भरा हुआ है, तो स्पेस की होती है। आप इमेजिन कीजिए कि आप घर खरीदने जा रहे हैं और कोई आपको शर्त पे घर दे कि वो पूरा सामान से भरा हुआ है और आपको कितना भी सस्ता मिल रहा हो, आप उसमें से कोई सामान नहीं हटा सकते, तो आप करेंगे क्या उस घर का? या अगर हम चाय भी एक बनाते हैं तो वो तो खाली बाउंड्री है उसका जो स्टील से बनी हुई है, हमें यूज़ तो उसके अंदर का स्पेस करना है। अगर हमें उसे यूज़ ना करना हो तो फिर तो हमारे लिए वो किसी काम का ही नहीं है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारा दिमाग हमारे होने का मतलब है उसमें हम जो लिखना चाहते हैं उसमें उसका स्पेस बना हुआ है। तो इस वक्त हमें बहुत ज़रूरत है उन चीज़ों को करने की। यहाँ पे योगेंद्र, मुझे पता नहीं है कि सीनियर लोगों में कौन कौन है। मेरे सबसे बड़े भाई धर्मेंद्र भाई सुन रहे हैं, योगेंद्र आहूजा जी हैं, कामिनी भाभी जी हैं, कई लोग दिख रहे हैं मुझे। तो मैं समझती हूँ कि आप लोग थोड़ी सी ट्रेनिंग भी शुरू कर सकते हो। जब नमस्कार मधु जी हैं, जब सारी चीज़ें हो रही हैं ऑनलाइन और हमारे पास एक ही तरीका है सोशल मीडिया से कनेक्ट करने का, तो संविधान पढ़ाने की, समानता के मूल्य जगाने की, कुछ विचारधाराओं के बारे में बताने की, ये सारी शायद ऑनलाइन क्लासेस भी कभी कभी हो सकती हैं आपस में, जैसे धार्मिक लोग करते हैं आपस में कि पाठ हो रहा है, सत्संग हो रहा है। तो मुझे लगता है वो ऑनलाइन इस तरह के बैठकियाँ भी यहाँ पर हो सकती हैं कि बच्चों को पता रहे कि उन्हें क्या क्या करना है।
इस सारी चीज़ों को मैं व्यक्तिगत तौर पे कैसे जोड़ती हूँ, ये एक आखिरी टॉपिक है मेरा आज के वर्तमान को लेके। मैं सोचती हूँ कि अगर नोवा हरारी जी मेरी फ्रेंड बुक लिस्ट में होते आज से 1-1.5 महीने पहले, अभी तो मैंने कहा कि मेरा पूरे दिमाग की बिल्कुल बंद हो गई है, हमारे साबू लोग मर रहे हैं, बट चाचा चौधरियों के पास दिमाग नहीं है। तो मैंने खोजने के क्रम में, नमस्कार कीर्ति जी, मैंने खोजने के क्रम में कुछ कुछ पढ़ा और मैं इन सारी चीज़ों को समा पा रही हूँ अपने साथ। लेकिन अगर वो थोड़े दिन पहले होते, जब बस दिख रहा था कि सिर्फ एक भूख दिख रही थी, थकान दिख रही थी, डर लग रहा था एकदम इस सारी सिनेरियो से, उस वक्त अगर वो होते तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने जजमेंटल वे में मैंने या मेरे जैसे कुछ लोगों ने उन्हें फेसबुक में लिया होता कि हम पूरे टाइम उनकी आलोचना कर रहे होते कि जब लोग मर रहे हैं तो ये लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं तो इनको कोई परवाह नहीं है। तो ये जो प्रैक्टिस है अपने आप में कि हम दूसरे के लिए बहुत जजमेंटल हैं और हम थोड़ा सा कुछ भी जो करते हैं वो हमें लगता है कि दूसरा नहीं कर रहा है तो वो गलत है। पहली बात कि हमें नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। हो सकता है, नमस्कार सिब्बू भाई, हो सकता है कि जिस समय हम इमीडिएट प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या जिस समय हमारे जो वैरियर्स हैं, जो बेसिक बुनियाद, जो पहली कतार में इस समय लगे हैं डॉक्टर या सारी बुनियादी सेवाओं को देने वाले, उनके भरोसे पे वो चैन से सोच पा रहे होंगे उस बात के लिए कि जब ये सारा खत्म हो जाएगा तब जो आने वाली समस्या है इससे जूझे कैसे, इसका रास्ता कैसे निकालें। या कोई भी तरीका हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी में हो सकता है कि एक होप हो गई है, वो होप को जगाने की कोशिश कर रहा हो अपने तरीके से, या अगर नहीं भी कर रहा तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि हम जब फेसबुक या मैगजीन में या लाइव में या कहीं भी रहें तो जो हमें सही लगता है वो बात हम बहुत अच्छे तरीके से कहें कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत पड़ रही है सबकी ओपिनियंस की। और मैं भी अभी जो भी बात कर रही हूँ उसमें कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ हरारी जी का है, कोई इतनी सारी जो पोस्ट पढ़ती हूँ रैशनल लोगों की उन सब से लेके बोल रही हूँ, सब इधर उधर से ही है। तो उसी तरीके से जो उचित और सही है वो लगातार कहे जाना चाहिए, हैमरिंग होनी चाहिए उसकी बार बार, लेकिन हमारी भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम दूसरे को जज कर रहे हैं। इस समय हमें उस भाषा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सीधे पारदर्शी शब्दों में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन शब्दों में नोकें निकली हुई हैं, हम तो कर रहे हैं लेकिन आप नहीं कर रहे हो। तो एक मुझे लगता है कि इस बात की बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि हमें जो भी उचित लगे हम ज़रूर बोलें, बार बार बोलें, बहुत ज़रूरत है इस सब की, लेकिन जजमेंटल होते हुए नहीं, शिकायत करते हुए नहीं। वरना जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमने ऐसा किया, हमने प्रगतिशील लोगों से भी पूछा, उनसे भी पूछा, देखो उन्होंने तो ऐसा किया नहीं। अब आप यहाँ से अगर शुरू करोगे या ऐसी किसी चीज़ से तो इतने सारे लोग हतोत्साहित हो जाते हैं कि सब एक दूसरे को अपने को डिफेंड ही करते रहते हैं या अटैक करते होते हैं, वो ओवरऑल एनर्जी बहुत वेस्ट होती है उसमें। तो एक तो जजमेंटल होना छोड़ना पड़ेगा, हमें जो सही लगता है हम वो करें। तो आज के समय के बारे में तो मुझे यही कहना था और मुझे लगता है कि हमें इस तरह के व्यूज़ की बार बार, रमाकांत जी नमस्कार, की बार बार ज़रूरत है। अब मैं इसी बात से यहाँ पर आती हूँ कि आज के समय पे भी मैं एक तो अगर मैं स्त्री दृष्टि की बात करूँ, हेलो रितु, अगर मैं आज के समय को स्त्री दृष्टि से देखूँ तो कई बार लोगों को लगता है कि स्त्री दृष्टि की अलग से ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए रोजी रोटी या जिस भी चीज़ का सवाल है कि 50% जनसंख्या का जो अंदर भी है या बाहर भी है जिस प्रॉब्लम से जूझ रही है, तो हो सकता है कि वो जो वेदना प्रसव की सह रही हैं, वो जो पीरियड्स के समय पे स्त्रियां निकली हैं, जो बायोलॉजिकल पता नहीं कितनी तरह की उनको दिक्कतें आ रही होंगी। हमारी सरकार तो कहती है कि इज्जत घर, यानी कि अगर स्त्री को एक फारिग होने का भी मौका मिल रहा है तो उसको इज्जत बख्श दी, तो हमें नहीं पता कि उसको वो इज्जत कितनी जगह बख्शी जा रही होगी रास्ते, मतलब उसके पास जो हमारा सार्वजनिक ढांचा है वो एक स्त्री की ज़रूरतों को कितना भरपाई उसकी कर पा रहा होगा, हम नहीं जानते इस बात को, है ना। तो स्त्रियों को जब स्त्रियां इस पर लिख रही होंगी तो वो भूख रोटी इन सब के अलावा इन सारी चीज़ों को भी अपने संज्ञान में ले रही होगी। तो जब स्त्री कोई चीज़ को देखती है तो एक अलग तरह की दृष्टि से देखती है, एक अलग तरह का पाठ तैयार करती है। और मुझे ये कहना है कि जो स्त्री
अलग से ये सोच रही है कि एक अलग बायोलॉजी में होने के नाते, एक जिसे मैं असद जादी के शब्दों में कहती हूँ ना, सर्वानुमति की अप्रत्यक्ष ध्वंस, यानी जो पूरा सामान्यीकरण है, जो पूरा का पूरा जो समाज और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ढांचा है वो पुरुष की तरफ झुका हुआ है। तो स्त्री होने मात्र से हमारी कुछ कोशिकाएं तो सिकुड़ी जाती हैं, अलग से बात ना भी करो। तो वो होने की वजह से जो वो एक्स्ट्रा दिक्कत झेल रही है या कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, लेकिन भूख प्यास और बाकी चीज़ें तो बिल्कुल वैसी है ना, भूख प्यास थकान उसमें तो कोई कमी नहीं है। तो एक तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो, नमस्कार गायत्री जी, एक तो मैं आप ये बताना चाहती हूँ कि जो स्त्री दृष्टि है वो नई दृष्टि है। समाज में और साहित्य में जो वृत्तांत, जो नैरेटिव्स, जो संवेदनशीलता के जो आयाम छूट गए थे वो स्त्री ऐड करती है। मैं आपका ध्यान यहाँ दिलाना चाहती हूँ कि वो जोड़ती है। जोड़ती का मतलब ये है कि जो पहले से है वो उसकी पूरी की पूरी चेतना में है, लेकिन वो उसमें कुछ और भी अपनी तरफ से ऐड करती है। तो स्त्री दृष्टि का मतलब है नई दृष्टि, जिसमें पहले की दृष्टियाँ शामिल हैं। मैंने पहले का जो पूरा ज्ञान है उसमें पुरुष केंद्र में है। जो ज्ञान है उसका सूरज भी पुरुष है, कि पुरुष के चारों तरफ हमारी पूरी ज्ञान सरणियाँ चक्कर लगा रही, और वो जो रच रहा है ज्ञान वो भी पुरुष है। तो नई दृष्टि का मतलब जब स्त्री पुरुष दोनों केंद्र में हैं और दोनों को चक्कर लगाने, मतलब ज्ञान रचना भी दोनों ने है और ज्ञान का लक्ष्य भी दोनों है, तो नई दृष्टि इस बात को लेके जो किया जाता है उसे मैं स्त्री दृष्टि बोल रही हूँ। तो एक तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि तो ये जो मैं स्त्री दृष्टि बोल रही हूँ कि ये मानव दृष्टि हुई या स्त्री दृष्टि हुई? ज्ञान दोनों को सामने रख के रचा जाए। मुझे बहुत ज़रूरत है इंटरैक्टिव सेशन की, एक तरफा बोलने की बिल्कुल नहीं है। एक तरफा हम लोगों ने बहुत सुना है, अब एक तरफा बोलना अच्छा नहीं लगता, पर यहाँ से मैसेज आने में मैंने देखा कि काफ़ी देर लगती है, तो मैं चाहती कि मैं मैसेज के थ्रू इंटरैक्टिव बना लूँ तो जवाब आप लोग के लेट आएंगे। जैसे मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, मैं ये भी कह सकती थी कि अगर ये शौचालय की या जिस भी बेसिक चीज़ों की सुविधा स्त्री के लिए नहीं है तो ये किसका मुद्दा है। बट अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात करूं तो थोड़ी देर के लिए ब्रेस्ट कैंसर होता है पुरुषों को भी, पर अगर कम होता है पर होता है, पर थोड़ी देर के लिए एज्यूम करते हैं कि सिर्फ स्त्रियों को ही होता है। तो ये स्त्री समस्या है क्या? ये मुद्दा स्त्री मुद्दा है या समाज का मुद्दा है? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। एक जवाब का तो मैं वेट कर ही सकती हूँ। नहीं कोई बताएगा? अंशु, सौरभ, कोई मुझे, निर्देश, विशाल, ये स्त्री मुद्दा है या नहीं? अगर तो ये स्त्री मुद्दा है और साहित्य देखो समाज का दर्पण होता है। अगर समाज को देखने की हमारे पास साहित्य को देखने की हमारे पास जो अलग दृष्टि है तो वो समाज की भी होगी। तो रूपक कुमार जी का जवाब आया समाज का, तो धन्यवाद रूपक जी। रितु के एक स्त्री एक पुरुष का तो आ गया कि समाज का है। विजय ठाकुर ने बोल दिया हाँ है तो समाज का ही होगा, तो समाज का ही होगा, समाज का ही है। अगर हम इस दृष्टि तक पहुंच चुके हैं, हिमांशु नेगी जी जिन्हें मैंने शिब्बू भाई कहा, उनका भी आ गया कि ये समाज का मुद्दा है। तो अगर ये समाज का मुद्दा है तो मुझे लगता है कि जिसे हम साहित्य में बांट रहे हैं कि ये स्त्री मुद्दा जो लिखती है तो वो स्त्री और ये स्त्री के मुद्दे नहीं हैं, तो ये मुद्दों का बंटवारा मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता। इस बात तक आने की लिबर्टी मुझे दी सुधा सिंह जी ने और रेखा सेठी जी ने। उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को, मतलब आलोचना की बातें, साहित्य की बातें की सारी। रेखा सेठी जी ने बहुत एग्जाम्पल देके इंटरसेक्शनलिटी की, जब हम महिला बोल रहे हैं तो हम आदिवासी और हर समुदाय और हर जाति की महिला की बात कर रहे हैं। सुधा जी ने नवजागरण के पूरे दौर का विकास बताया, महादेवी वर्मा से लेके अब तक के आने का। तो मुझे ये सुविधा मिली कि मैं आगे की बात करूं, अदरवाइज मुझे स्त्री विमर्श क्लियर करना पड़ता। पर मैं मान के चलती हूँ कि जैसे चिंतन के मंच में वो वीडियोस पड़े हुए हैं तो लोग देख लेते हैं इधर उधर भी, है ना। और ये जो स्त्रियों का है ये कंबाइंड है। जब मैं बोलती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जितने भी लोगों का, स्त्रियों का मेरे ज्ञान में हाथ है, सुधा है, गरिमा श्रीवास्तव है, इतना कुछ उन्होंने आत्मकथाओं पे, मुस्लिम पे, युद्धों की स्त्रियों पे लिखा। मुझे लगता है ज्ञानवादी स्त्री पाठ ना मैंने उनका पढ़ा होता
तो मुझे बहुत सारी ज्ञान सरणियों में स्त्री के हिसाब से क्या चेंजेस आते हैं मुझे ये ना पता होता। रोहिणी अग्रवाल जितना ज़्यादा उन्होंने लिखा है, इस बीच लगातार आलोचनाएं लिखी हैं, तो शायद ही किसी भी आलोचक से कम नहीं है किसी भी तरह। अगर वो इतनी ना लिख रही होती तो मेरे पास एक पैरामीटर नहीं होता कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ऐसे समय पे जब मैं सिर्फ पुरुषों के बीच में रह रही थी और चारों तरफ से पुरुष साहित्य था, तो जिसका भी नाम देखे, कृष्णा सोपती, मृदुला गर्ग, मधु कांकरिया, जिसकी भी रचनाएं हाथ में लिखी, तो एक ऐसा लगा कि जैसे हाँ यहाँ से मैंने ताकत बटोरी है और अब मैं आगे की बात कर सकती हूँ। बहुत सारे मुद्दे तो उन लोगों ने वहाँ पे उठा लिए हैं। जैसे अब सबका विकास होना चाहिए, सारे लोग, सारी स्त्रियों की हम बात कर रहे हैं, और स्त्री का विकास जब हम बोल रहे हैं तो हम समाज के विकास की बात कर रहे हैं। इस पे जब कुछ पुरुष लोग अब मैं इस समय पुरुष उन्हें बोलूँगी जो जनरली विरोध करते हैं स्त्री आलोचना का या स्त्री दृष्टि का। अक्सर वो लोग बोल देते हैं कि लड़कियों के लिए बहुत कंफर्टेबल माहौल है, इसे देखो वो प्रोफेसर है, उसे देखो इतनी इजीली ऐसे हो जाता है। तो चुनिंदा नाम है, अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखो तो ये बहुत कम परसेंटेज है। इसे मृणाल पांडे इस ढंग से कहती हैं कि कब तक हम 2-4 फेफड़ों पे पूरी स्त्री जाति प्राणायाम करती रहेगी। प्राणायाम करने का मतलब मजबूत लंग्स। तो मजबूत लंग्स अगर हमें चाहिए, अगर हमें खुली हवा चाहिए, अगर हमें भरपूर अपने व्यक्तित्व का विकास चाहिए, तो हम पूरी आबादी की बात कर रहे हैं, पूरी स्त्री आबादी की बात कर रहे हैं का मतलब है हम पूरी मानव जाति की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो मानव है उसका विकास का जो स्तर है वो भी जहाँ है उससे आगे जाना है। नमस्ते भाभी जी। जो कविता जी नमस्कार। जो मानव जाति का विकास है, जैसे ही उसमें स्त्री का जो 50% हिस्सा अविकसित रह गया है, जैसे ही वो जुड़ता है, इसका मतलब है कि दोनों का ही विकास होगा। तो स्त्री विमर्श वाले बहुत मुद्दे उसमें आ चुके हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि लगातार इधर स्त्रियों ने इस बात पे बहुत उनका विवाद चलता है, स्त्रीवादी होना नहीं होना। इसमें हमें मुख्य धारा जो कि मैं संकीर्ण धारा है, क्योंकि 50% आबादी उसमें नहीं मानते, अपने आप को दलित नहीं मानते, आदिवासी नहीं मानते, तो बहुत इतने कम के फेफड़ों पे कहाँ पूरा साहित्य सांस लेगा। पर फिर भी मुख्य धारा का जो साहित्य है, वो उस मुख्य धारा के वो जो तथाकथित लोग हैं, ये उन लोगों के प्रभाव में सर्वानुमति की जो धौंस है, उससे डर के हम लोग आपस में ये स्त्रीवादी है, ये गैर स्त्रीवादी है। अरे स्त्री होने के नाते, स्त्री होने के सारे सरोकार हमारे हैं, हम इसमें नहीं बंटे हुए। पर इस पे बहुत बात उनकी पिछली बात में हुई है। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारे लोग ये कहते हैं कि वो स्त्री मुद्दों पे ही नहीं लिखती। मैं सीमित नहीं हूँ, मैं बाहर पे भी लिखती हूँ। जिसने सिर्फ स्त्री के मुद्दों पे लिखा है वो बहुत सीमित है। तो स्त्री के अगर कैंसर जो है वो सिर्फ स्त्री का मुद्दा है, तब तो फिर आगे बात ही नहीं हो सकती। फिर तो साहित्य एक ऐसा जमीन हो गई कि सब अपने अपने प्लॉट काट लो। अगर कैंसर, अगर मातृत्व, अगर गर्भावस्था, अगर स्त्री अपने शरीर पे आराम से रह सके, अगर स्त्री की सुरक्षा की वो कहीं भी जाए तो आराम से सुरक्षित घर आए और घर में भी सुरक्षित रहे, ठीक से पढ़ लिख सके, अपना विकास कर सके, अगर ये स्त्री का मुद्दा है, तब तो फिर मैं कहूँगी कि टीनेजर्स को तुम भी अपना मुद्दे अपने आप उठाओ, युवा लोग अपने मुद्दे अपने आप उठाएं, वृद्ध लोग अपने मुद्दे अपने आप उठाएं। फिर तो साहित्य एक समावेशी चीज़ है ही नहीं। अदरवाइज ये मानव के मुद्दे हैं और मुझे लगता है कि एक स्त्री को इस बात का बिल्कुल भी दबाव नहीं लेना चाहिए कि जो वो उठा रही है मुद्दे, वो स्त्री के मुद्दे हैं या वो व्यापक मुद्दे हैं। व्यापक फिर मैं कोर्ट में कह रही हूँ, मैं नहीं मानती। एक बच्चे की परवरिश आप कैसे कर रहे हो, एक शरीर पे आप एक बात कर रहे हो, शरीर जो आपके पास हमारे पास सेल्फ के अलावा क्या है, एक यही तो हमारे पास इक्विपमेंट है दुनिया में कोई भी काम करने का। उसके विकास पे अगर जहाँ पे बाधा आएंगी हम उसी की तो बात करेंगे। तो उस पर बात करना अगर सिर्फ स्त्री मुद्दा नहीं हो सकता, तो मुझे नहीं लगता कि उस पर बात करने के लिए हमें जरा सा भी ये कहने की ज़रूरत है या हमें प्रूव करने की ज़रूरत है। हमसे पहले वाली पीढ़ी को अपनी बहुत सारी ऊर्जा इस बात में लगानी पड़ी। देखो हम राजनीति पे भी बात कर लेते हैं, देखो हम किस पे भी बात कर लेते हैं। मैं अगर अपने 3 महीने के अनुभव बैठ के लिखूँ, हम लगातार किताबें पढ़ रहे हैं, हम सैपियंस पढ़ रहे हैं, हम न्यूज़ देख रहे हैं, हम सबको पढ़ रहे हैं,
हमें पता चल रहा है कि यूएस की कोई सी पॉलिसी हमें कैसे असर डाल रही है, कौन से इकोनॉमिक हमारे डिसीजन जो हमें कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तो अगर मैं किसी छोटे बच्चे की बात करूं, अगर मैं सिर्फ अपने मनोविज्ञान बैठ के एक डायरी में लिखना शुरू कर दूं, तो क्या उन सारी चीज़ों के दबाव उसमें नहीं होंगे? अगर वो सारी चीज़ों के दबाव कि संसाधनों का हो क्या रहा है, कैसे बंटवारा हो रहा है, क्या रणनीतियाँ अपनाई जा रही हैं, और हम एज अ नागरिक क्या करें। अब मैं तो नागरिक ही स्त्री हूँ, जैसे मैं स्त्री यूज करूँगी तो क्या स्त्री मुद्दा हो जाएगा? एक नागरिक पे वो कैसे दबाव पड़े या मेरे हेल्थ पे वो कैसे फर्क डाल रहा है, मैं ये बात बोलूँगी। और मैं स्त्री हूँ, स्त्री होने से कैसे आप, हाँ, विकास के दो अलग स्तर हैं। एक पुरुष का विकास है जो से परंपरा से बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, एक स्त्री का विकास है कि जो उसको मिला कम है तो वो थोड़ा पीछे है। अभी वो थोड़ा पीछे है तो पूरा मानव समाज पीछे है। और कोरोना के समय से और उससे पहले भी जो लगातार विपदाएं आई हैं हमारे पास, जो हम झेल रहे हैं, जिस तरीके का समाज आज बढ़ गया है, क्या ये दावे से कहा जा सकता है कि पुरुष आगे या स्त्री पीछे हैं? ये तो मान लेंगे कि सत्ता में हमारा बंटवारा कम है, हम ये भी मान लेंगे कि इतिहास में हम गायब हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आगे और पीछे की बात वर्टिकली ऊपर और नीचे तो नहीं हो सकती। हमें चरित्र बदलना है, हमें अपनी पूरे संस्थाओं का, परिवार संस्था, विवाह संस्था, हमारी जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन संस्थाएं, हमारी जो पब्लिक पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके पूरे नेचर को बदलना है। लगभग साहित्य में संवेदनशीलता ज़्यादा होती है। जैसे कि कोई स्त्री जब पुलिस में भर्ती होती है तो वहाँ पूरा एक मर्दवादी मुहावरा, ऊंची आवाज़ में बात करना, डांट डपट, ताकत से काम लेना। अगर स्त्री फिर वही सब करके अपने आप को ताकतवर फील कराने लगे तो इसका मतलब, नमस्कार मोहन जी, इसका मतलब क्या कि हम उसे आइडियल मान रहे हैं और हमें उसके अनुसार ढलना है। जबकि समाज को दरकार थी कि एक स्त्री आएगी ऑफिस में तो काम करने का ढांचा बदलेगा, हम सॉफ्ट स्किल की तरफ बढ़ेंगे। जिस समय दुनिया भर में ट्रेनिंग हो रही है कि गाली से और सख्ती से काम नहीं लेना है, हमें सॉफ्ट स्किल से काम लेना है। जेंडर सेंसिटाइजेशन, जेंडर इक्वलिटी और सॉफ्ट स्किल आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि समाज ने बंटवारा कर दिया था कि सॉफ्ट स्किल स्त्री के पास और हार्ड स्किल पुरुषों के पास, दोनों के पास दोनों होते हैं। तो अब जो नई दुनिया बनेगी, फिर से हरारी याद आ गई मुझे। अब अपने तो चाचा चौधरी का सबसे बड़ा अंश मुझे आजकल उन्हीं में मिला हुआ है। तो हरारी जी ने एक सजेशन ये दिया कि विज्ञान पे जो हमारा भरोसा, से बहुत खुश हैं वो, विज्ञान के काम से भी और विज्ञान पे हमारे भरोसे से भी। तो उनकी एक बहुत बड़ी सलाह है कि वैज्ञानिकों पे हमने जो भरोसा अभी दिखाया, जब हमारी जान थोड़ी सही सेफ हो जाएंगे, जब हम थोड़ा बेहतर स्थिति में होंगे, तो उनका कहना है बिल्कुल पूरा का पूरा ट्रस्ट वैज्ञानिकों पे अपना बनाए रखना है, उन्हें दिखाना है जब वो पर्यावरण और प्रकृति को लेके कुछ भी कहेंगे, नहीं तो हम इकोलॉजिकली कोलैप्स हो जाएंगे। तो ये जो पर्यावरण और प्रकृति और जो भी सॉफ्ट और कोमल है, जिस कगार पे पहुंच चुका है आज, उसके लिए हमें दूसरे तरीके के समाज बनाने की ज़रूरत है, जिसमें हमें अपने आप को पुरुष ढांचे में ढालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें कुछ नई दिशाएं देने की ज़रूरत है। और ये नई दिशाएं, आपको लगेगा मैं आलोचना की बात कर रही हूँ, साहित्य की नहीं कर रही हूँ, तो वो पहले साहित्य तो पढ़ ही लेंगे, और आलोचना वाली चीज़ें तो हम लोग जब लिखते हैं तो बहुत अच्छे से कवर करके लिख लेते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये है ना कि पहले ये तो पता चले कि हम मुद्दों का बंटवारा ना करें, हम छोटा बड़ा बोलना छोड़ दें, हम उसे छोटा ना समझें कोमल चीज़ों को। जो गैर मामूली चीज़ें अगर हमने लाइफ से बाहर कर दी, तो जिन्हें आप मातृत्व या जो भी चीज़ों को आप बोल रहे हो कि ये स्त्री के मुद्दे हैं, थोड़ी देर के लिए देखिए कि वो मुद्दे समाज में ठीक से टैकल होते ही नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं है जाने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो समाज का पूरा ढांचा है, हमें पूरा ही उसको चेंज करने की ज़रूरत है। जहाँ जो स्त्री दृष्टि है वो एक नई दृष्टि है, जिसमें पुरुष दृष्टि अगर थोड़ी देर के लिए बोल लेते हैं वो शामिल है। तो ये जो स्त्री दृष्टि का मतलब है मानव दृष्टि, जो सबको ही अपनानी है आगे पीछे। और इसीलिए तो भी स्त्री दृष्टि की, जो स्त्री विमर्श के बाद पैदा होने वाली जो पीढ़ी है, अंशु की, निर्देश की, विशाल की, यही लोग तो बुलाते हैं मुझे जब भी बुलाते हैं। अब पुरुष, अब ये कोरोना के बाद जब हम विभाजन के बाद वाला समाज कैसा होगा मैं नहीं जानती,
फिर विभाजन को ख़त्म करना जब हमारा ज़रूरी है तो स्त्री और पुरुष के विभाजन को भी वहाँ पे विभेद को कम से कम होना होगा। स्त्री और पुरुष जो आपस में वर्ग जाति समुदाय में बंटे हुए हैं उसका वर्ग चेतना स्त्रियों को पक्का लानी पड़ेगी, क्योंकि हमने देखा कि उसके बिना हमारा बिल्कुल भी काम नहीं बन सकता। अगर हम समानता पे भरोसा रखती है कोई भी स्त्री, स्वतंत्रता न्याय बंधुत्व पे भरोसा रखती है, अगर उसको ये इस बात पर यकीन है कि पूंजीवाद हमारी आखिरी मंजिल नहीं है, अगर उसको आदमियत पे भरोसा है, अगर उसे इंसान की गरिमा की फिक्र है और इंसान की पूरी शक्ति पे भरोसा है, तो वो किसी भी मुद्दे पे लिखती है। वो समाज का मुद्दा है। हर वो जना जो इन मूल्यों पे बात कर रहा है वो साहित्यकार है। और मुख्य धारा क्या होती है मुझे नहीं पता, पर अगर मुख्य धारा कोई अच्छा सा पॉजिटिव शब्द है तो फिर सारे मुख्य धारा में इन मूल्यों पर विश्वास रखने वाले, इसमें कोई डिवीज़न इस तरीके से दलित और इसका नहीं आता। तो स्त्री आलोचना की जरूरत क्यों पड़ गई, इस पर हमने बात करते हैं, क्योंकि जो स्त्रियां हैं वो इतिहास में उनकी आवाज़ों, अच्छा जो अभिव्यक्ति होती है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभिव्यक्ति अगर किसी इंसान की अभिव्यक्ति को दबाने का मतलब है कि आपने उससे उसका बहुत कीमती छीन लिया। अभिव्यक्ति छोटी चीज़ नहीं है। अगर मुझे बोलने और अपने विचार प्रकट होने के लिए मना किया जाए तो विचार दिमाग में आएंगे भी नहीं, चिंतन भी रुकेगा। चिंतन रुकेगा का मतलब एक्शन रुकेंगे। किसी की अभिव्यक्ति खत्म करना मतलब सब कुछ खत्म कर देना। तो जो दलित आदिवासी या पूरा हाशिए का जो समाज है उसका जो एक पूरा संघर्ष है वो कहीं ना कहीं अपनी अभिव्यक्ति पाने का संघर्ष है। और चूंकि वो विकास की उस दौड़ में पीछे छोड़ दिए गए हैं इसलिए फिलहाल उनकी भाषा अलग है, ये सारे सबको पता है। अब भाषा में जैसे कैसे फ़र्क आ सकता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं इस बात का लूँ कि अच्छा भाषा में किस चीज़ से फ़र्क आएगा, जो जितना देश काल छेंकता है। आजकल सत्ता बोलने में भी बड़ा अजीब लगता है। सत्ता राजनीति साहित्य संस्कृति इतिहास हर चीज़ में वो जो छोटी सी मुख्य धारा है, छोटी सी तथाकथित, वो उसी का है। तो आप उसमें नहीं हैं तो यानी कि आपने हिस्सेदारी कम है। हिस्सेदारी कम है का मतलब आपके पास देश और काल के अनुभव कम है। जब आपके पास एक्सपोजर नहीं होता, देश और काल माने टाइम एंड स्पेस, तो जब आपने देश और काल कितना छेका है, कितना आप उसे घेरते हैं, उसके आधार पे आपकी भाषा बनती है। जैसे मैं पहले जब मैंने लिखना शुरू किया तो या तो मैं सारा सिर्फ समस्या पे लिखती थी, या जो बहुत वेदना जो कोई कुंठित रह गई है, मतलब वो कोई भी समस्या हो सकती है, वो साहित्य के उद्देश्य हो सकते हैं, वो किसी भी प्रॉब्लम पे हो सकती है। लेकिन जब मैंने अकेले यात्रा करनी शुरू की है, भी सारा मेरा तो विकास ही मेनली 2-4 सालों का ही है, मैं पहली बार अकेले यात्रा करके आई थी पहाड़ों की, और बहुत किलोमीटर जंगल और पहाड़ पैदल पैदल चल के, और आते ही साथ मैंने भीष्म साहनी के बसंती उपन्यास पे लिखा था। तो जब उस पे लिखा तो मेरे को जिसे कहते हैं लिखने में आनंद आना, वो मुझे ज़िंदगी में पहली बार पता चला कि वो क्या होता है। सिर्फ एक वो मेरी यात्रा अगर मैंने वो नहीं की होती उस तरीके से तो मतलब टाइम एंड स्पेस मेरा थोड़ा सा बढ़ा, मेरी पूरी भाषा में उसका फ़र्क आ गया। मुझे पहली बार पता है कि वो जो छलक, वो जो उमंग, वो जो गति, वो जो स्पंदन एक आनंद का होता है वो क्या होता है। मेरे पूरे शब्दों की संरचना बदल चुकी थी। स्त्री दृष्टि से बसंती को देखना, बसंती की स्टोरी में मैं बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। बसंती वहाँ एक निम्न मध्य वर्गीय लड़की है। 14 साल की लड़की को जब एक दीनू नाम के लड़के से प्यार होता है और वो पूरी उसकी शादी कहीं और तय हो चुकी है, इतने सपने उसने दीनू के संजोए हैं, वो बहुत मन से उसे चाहती है। अब आप एक सीन पे रुकिए कि सिर्फ स्त्री दृष्टि जैसे रुक सकती है, क्या एक पुरुष रुकेगा वैसे। और ये मेरे घूमने, अगर मैं शायद घूम के ना आई होती तो ये मुझसे हिस्सा, एक छोटा सा एग्जाम्पल है पर ये बहुत कुछ कहता है हमारी मानसिक संरचनाओं के बारे में। वो पूरी जान जोखिम में डाल के दीनू के साथ भाग रही है, पकड़ी गई तो उसकी पूरी जिंदगी जेल में है। दीनू ने उसे, निम्न मध्य वर्गीय लड़की है, दीनू किसी हॉस्टल में कई कर्मचारी है। पहली बार वो लड़की साइकिल में बैठी दीनू की भागने के लिए, पूरा मुंह उसने साफे से ढका हुआ है अपना ताकि कोई पहचाने नहीं। 2 मिनट के अंदर गली क्रॉस कर जानी थी, फिर उसके बाद वो खेतों में आ जाते तो सेफ थे।
पर उस 2 मिनट में उसको साइकिल में गति, जिंदगी में पहली बार पता चला मूवमेंट क्या होता है, किसी मूविंग बॉडी में बैठना क्या होता है। उसको इतना मजा आया कि वो गली के चक्कर कटवाती चली गई है दिनों से। वो जो साइकिल सवारी का, नमस्कार अनीता मैम, जो साइकिल सवारी का इतना आनंद और उमंग भरा 2-3 पेज में भीष्म साहनी ने लिखा है, मुझे तो प्यार ही हो गया भीष्म साहनी से वो लाइन पढ़ के। मुझे अक्सर जो और जिन स्त्रियों के लिखने से मैं अपने आप को समृद्ध महसूस किया, मैं उनसे बातें करती हूँ, सुधा हो, गरिमा हो, रोहिणी जी हो, कोई अल्पना मिश्र हो, कोई भी हो, नाम छूटे हैं तो गलती से छूटे हैं, क्योंकि मेरे मैं में मुझे सारे के सारे लोग शामिल लगते हैं। कृष्णा सोपती हो, मन्नू भंडारी हो, सब ने हमें पैट्रियार्की से बाहर निकलने में बहुत मदद की। वो पता चला कि 3-4 पेज ऐसे लिख दो कि कितना उसको मजा आ रहा है, और वो पूरा जान जोखिम में डाल रही है। पकड़ी गई तो भविष्य का जो होगा, फिलहाल तो गली के चक्कर काटे जा रही है उसके साथ कि अभी नहीं, अभी और। तो एक तो स्त्री दृष्टि इस चीज को देखती है कि इस यहाँ से ध्यान गया, क्योंकि हमें उतना मिला नहीं होता। पुरुष पहले 3-4 साल की उम्र से कहाँ कहाँ घूमता होता है, उसको पता नहीं रहेगा इतना, और यहाँ पे ध्यान जाना। इसमें 2 बातें बोल रही हूँ। गति की बात, यहाँ सिर्फ आनंद की बात नहीं है। अब आप मुझे ये देखिए कि मैं आपको क्या प्रूव करना चाह रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी लड़कियां इस बात को समझें। जब हम अपने को लगातार किसी दूसरे के अनुसार ढालते हैं, जब हम बहुत दबाव में रहते हैं, जब हम अपने दिमाग में अपने विकसित करने का स्पेस नहीं डालते हैं, तो हम पूरी एक चेतना की हत्या कर रहे होते हैं उस समय। मैं इस समय बात कर रही हूँ एक आवेग जो हमने ईमानदारी से जिया। मैंने घूमने का, बसंती ने साइकिल में चक्कर काटने का, और भीष्म साहनी की वो संवेदनशीलता जिससे उन्होंने लड़कियों के उस आवेग का वैल्यू भांप ली। ये आवेग जब अनुभव में बदलता है तो वो एक आपकी रियल उपलब्धि होती है। उसे कहते हैं कि मन की पूरी जड़ता टूटना, संस्कार बदलना। वो जो आवेग है, जितनी ईमानदारी से आप जिएंगे खुद होके, उतना वो आपके अंदर के विकास को लाएगा। तो उस सवारी से मैं सिर्फ आनंद की बात नहीं कर रही हूँ। उस सवारी में जो आप घर परिवार पीछे छोड़ रहे हो, जो हम ट्रेन से देखते हैं कि भागते हुए घर और सारी चीजें दिख रही हैं हमें, तो जड़ता जो है, जड़ता हमें टूटती हुई दिखती है। उस जड़ता से, उस यथास्थितिवाद से, उस एक इनर्शिया से, बॉडी पे लगाएं तो आलस से, चेतना में लगाएं तो जड़ संस्कारों से, इंस्टीट्यूशंस में लगाएं तो यथास्थितिवाद से, कि जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो इंस्टीट्यूशन है, हम उसे नहीं बदलेंगे, उससे हम बाहर आते हैं। हो सकता है वो एक घूमना, वो एक सवारी, वो एक बार इतनी जगहों पे जाना और नए लोगों से मिलना और उनसे जुड़ना, शायद ये एक मेरे लिए प्रस्थान बिंदु बना होगा कृष्णा सोपती की मित्रों मरजानी को अपने हिसाब से पढ़ने की। आज तक उस पर राजेंद्र यादव, विश्वनाथ त्रिपाठी और बहुत बड़े बड़े आलोचकों ने उनको लिखा। मित्रों मरजानी तो एकदम साहित्य में सरताज बन गई थी पूरी रचना, और विमेन, औरतों की सेक्सुअलिटी पे बात हुई, बहुत चीज़ों पे बात हुई। लेकिन और उसके बाद क्या हुआ कि जितनी भी स्त्रियों ने, यानी बहुत सारे रिसर्च पढ़े कृष्णा सोपती पे, सब कुछ पढ़ा, हर किसी ने इन्हीं आलोचकों की बात को स्टैब्लिश किया था कि कैसे जो मित्रों है, जो अपने अरमानों को या अपनी यौन इच्छाओं को खुल के जीना चाहती है, कैसे एक परिवार में आके अपने आप को सरेंडर कर देती है कि हाँ, ये परिवार संस्था ही बेहतर है। लेकिन शायद अपने आनंद को घूमने के, खुल के जीना और आवेग से एक मूल्य की तरफ बढ़ने ने, जड़ता के ढांचे टूटने ने, डायनामिज्म, गति की जो होती है, गत्यात्मकता, वो जो मेरे अंदर बीज पड़ा होगा उस अनुभव से, उसने मुझे साफ साफ दिखाया कि मित्रों मरजानी और परिवार के बीच में 2 वे जर्नी थी। मित्रों ने ऐसा नहीं किया कि उसकी सारी पंख झाड़ के और पिंजरे में आ गई वो, नहीं, इतनी सशक्त उपस्थिति उसकी उस परिवार में थी कि इतना वो जिंदगी एकदम, मतलब जिंदगी का बहता हुआ झरना, जो ही इंसान है चाहता है उसके बगल में खड़े हो तो एकदम रस बहता है उसके अंदर से, आवेगों का, कामनाओं का, जिंदगी का बिल्कुल रस बहता है, जीवन रस। उसने क्या किया कि जो परिवार का ढांचा है उसकी जड़ता को तोड़ दिया।
जिसे पहले परिवार छिनाल बोल रहा था, जिसे परिवार पहले उल्टा और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, उसके बाद बोलते हैं कि कोयल सी डोलती है, नदी जैसी, झरने जैसी। सारे विशेषण उसके बाद में आके बदलने लग जाते हैं, जो आज से पहले किसी भी आलोचक ने नहीं लिखा था। तो अगर मेरे को स्त्री दृष्टि से ये नजर आ गया कि परिवार का जो ढांचा है वो टूटा है उससे, और मैं ये समझ सकती थी कि परिवार की संस्था में बदलाव की कितनी ज़रूरत है। अगर हम स्त्री दृष्टि से इन चीज़ों को ना देखें, और ज़िंदगी भर सारी स्त्रियां भी उसको ऐसे ही पढ़ते चली गई अपनी शोध में कि कैसे आके उसको अपना करना पड़ता है, लेकिन आप एक स्त्री से पूछो, अगर ये उपन्यास यहीं ख़त्म हो जाता है और हम बाकी आलोचकों की मान्यताओं को मान लें, तो अरे स्त्री का तो संघर्ष ही तब शुरू होएगा जब वो परिवार में आके रहने लग गई। अब जाके वो क्या करेगी? सारा संघर्ष तो, सारी स्वतंत्रता तो उसकी वहीं मारी जाती है। तो इसलिए स्त्री दृष्टि से देखने में चीज़ों का ऐसे करके विस्तार आ जाता है। अब चूंकि पुरुष के मुझे 2 मिनट में 1 घंटा हो जाएगा, 5 मिनट लेट भी थी मैं, 6 मिनट, लेकिन मैं 10 मिनट लूँगी। अगर मुझे अंशु जी या बाकी सब लोग अलाउ करेंगे तो 10 मिनट लूँगी, नहीं तो 5 मिनट में वाइंड अप करूँगी। मैं जवाब का वेट कर रही हूँ बात करते करते। तो एक तो मैंने बताया कि स्त्री दृष्टि से देखने में चीज़ों में कैसे फ़र्क आ जाता है। तो भाषा में, आवेगों में, हर चीज़ में फ़र्क आएगा। हम अक्सर क्या होता है कि पुरुष के आवेग के हिसाब से चलते हैं, परिवार के आवेग के हिसाब से चलते हैं। वो चीज़ तो हमारे अंदर धीरे धीरे आएगी, लेकिन कम से कम जो परिवार के जो संस्थाएं और मूल्य हैं उनको ओवर ग्लोरीफाई करना तो बंद कर सकते हैं। कम से कम एक ज्ञान की सरणी की तरह कि इन किताबों में ये लिख दिया गया है और हम उसको मानते चले जा रहे हैं, वो तो हम बंद करेंगे ना इस तरीके से। अब इसी बात में बात करने और लिखने में कैसा फ़र्क आता है, क्योंकि एक आलोचना की दृष्टि से मुझे बोलना है तो ये भी बोलना होगा कैसे फ़र्क आता है। जैसे क्योंकि पुरुष का जो देश काल है वो बहुत व्यापक है, तो जब पुरुष बोलता है, अपना वक्तव्य देता है, या जब पुरुष वो लिखता है, तो अक्सर उसने सदियों की परंपरा उसके अंदर, भाषा उसकी है। जब प्रेम बोलते हैं तो प्रेम की भाषा उसको सूट करती है, वरना वो लेना देना स्त्रियों को कहाँ सूट करता है, वो वाली भाषा जो हमने पढ़ी है तो उसकी है सारी दुनिया, इतिहास। वो जब बोलता है तो अक्सर उसका होता है कि जैसे बाउंड्री बना रहा है चौहद्दी की, मैं इन पे बात करूँगा, ऐसे बिल्कुल बोलने का ढांचा है कि मैं इन बिंदुओं को बोलूँगा, चौहद्दी सी बना ली, या एक खूंटा सा खांड के कि ये मेरा सेंट्रल पॉइंट है, मैं इसके इर्द गिर्द बोलूँगा। अच्छा, इस इर्द गिर्द बोलने में एक तो क्या आता है, आपको चॉइस मिल गई कि आपने जब अपने लिए आपने छोटा सा दायरा बनाया तो जो मन आया आपने खिड़कियां बंद की, जो मन आया आपने खोल दी। अब भीष्म सानी ने खिड़की खोली बसंती की, उससे मैं उससे, धन्यवाद अंशु जी, मैं उससे एंटर कर गई। मैंने तो कितना कुछ जी लिया, मैंने तो पूरा प्रगतिशील विचारधारा उसके सहारे सीख ली, क्योंकि वो मेरे आवेग से जुड़ी हुई थी। मुझे ऐसे लगा कि ये गति में जो मेरा आनंद आया है, इसको भीष्म साहनी ने समझा है, एक प्रगतिशील विचारधारा के एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार ने समझा है। तो मुझे लगा जैसे मैं उस पूरी धारा से जुड़ गई। हाँ, अब इसे मैं अपना समझ के अपना सकती हूँ, क्योंकि अगर आप हमें क्वेश्चन करते हो, अगर आप हमें जजमेंटल बनाते हो, अगर आप हमारे विकास को रोकते हो, तो फिर हमें भी लगता है कि आपके पास हमें देने के लिए है क्या। तो एक मैंने बताया कि वो चौहद्दी बनाता है, इस पे बोलता है, और उसकी कभी चाहे अनचाहे वो दबाव होते हैं उसके संस्कारों के। एक उसका जो वर्चस्वशाली, जो वर्चस्व की जो उसके पास पावर है, उसकी वजह से जो प्रिविलेज्ड क्लास है, उसकी वजह से वो जो भी खिड़की चाहे खोले चाहे बंद करे। स्त्री बोलती है तो कैसे बोलती है, उसकी भाषा नहीं है ये, वो प्रेम ऐसे नहीं बोलती। इवन यौन सेक्स वगैरह के बारे में भी जितने वर्णन है पुरुष जैसा बताते हैं वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है, स्त्रियों के उपन्यासों में बिल्कुल अलग है। स्त्रियों का जो ग्रहण होगा सच्चाई का, वो दूसरे किस्म का है। हालांकि पुरुष का भी रियल नहीं है, स्त्री को जब उसका पूरा का पूरा वो मिल जाएगा जीने का स्पेस, तो पुरुष का भी बदलेगा, क्योंकि अभी तो वो शोषक की दृष्टि से देख रहा है, अभी तो वो प्रिविलेज क्लास है, इसके लिए वो ऐसे कर रहा है। तो स्त्री की भाषा क्या होती है, क्योंकि स्त्री में विचारधाराओं में हमें अपने लिए स्पेस बनाना पड़ता है, हमारे पास है नहीं, स्त्री कहीं मौजूद नहीं है ज़्यादातर जगहों पे।
तो जब हम बोलना शुरू करते हैं तो हम खिड़कियां खोलना शुरू करते हैं। मुझे क्यों ये खिड़की खोलनी पड़ी आके कि ये स्त्री मुद्दा नहीं है, ये मानव मुद्दा है। मैंने नॉक किया है, मैंने ये बात बोलते हुए जितने भी नाम मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, विजया का, अनीता मैम का, भाई का, भाभी का, सिब्बू भाई, रजनी भाभी, रितु, मुझे ऐसे लगा है कि मैं उनकी चेतना के दरवाजे पे दस्तक दे रही हूँ कि देखो ये स्त्री मुद्दा नहीं है। इस तरीके से हम लोग खिड़कियाँ खोलते हैं। या मैंने एक खिड़की खोली कि स्त्री घूमना चाहती है, वो जब घूमती है, वो जब एक्सपोजर लेती है तो उसका बदल जाता है। मुझे ज़िंदगी में पहली बार केरल से एक सेमिनार का बुलावा आया था जो 9 मई को जाना था, जो नहीं हो पाया, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने उनकी शक्लें भी नहीं देखी, मैं उनको नहीं जानती। बट जो 3 लोग जाने वाले थे, रामजी राय, दिनेश कुशवाहा, आशीष त्रिपाठी, और जिन 2 लोग ने, वेणुगोपाल या पी रवि जी ने मुझे बुलाया था, वो 5 लोगों से जो मेरा संबंध है वो कमरे में बैठे बैठे जैसा होता है उससे बहुत अलग है। तो मैं बोलती हूँ देश काल से जैसे जैसे आप एंट्री लेते हो आपकी भाषा में फ़र्क आता है। केरल के बारे में सारी चीज़ें मैं जानती थी, और आज तो केरल ने जिस अच्छे ढंग से हैंडल किया है इस सिचुएशन को, हम लगातार अखबारों में पहले भी पढ़ते थे, अब भी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं वहाँ जाने वाली थी। इस चीज़ से मेरा जो वहाँ से कनेक्शन है वो बदल गया, उसका स्वरूप बदल गया। तो अगर बोला जाता है कि जो स्त्री है उसके, राजकिशोर जी कहते थे 3 पाँव होते हैं, उसमें पति, प्रेम और परिवार। और कहा जाता है कि गांधी और जवाहरलाल नेहरू की जैसे आत्मकथा में पूरा देश बोलता है, पूरा दुनिया बोलती है, ऐसे उनकी में नहीं बोलता। मैं कहती हूँ कि हमारे सरोकार में भी पूरी मानव जाति है, पर मैं उदाहरण कहाँ से लाऊं? रविंद्र कालिया गालिब छूटी शराब लिखेंगे, शराब की बात करेंगे, तो मेरे पास जो अनुभव है मैं वो लिखूंगी ना। बिल्कुल जो लिखेगा उसी तरीके से उसके पास अनुभव आएंगे। तो एक भाषा में फ़र्क आता है, खिड़कियाँ हमें खोलनी पड़ती है। हमारी संवाद धर्मी भाषा है, हम बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक नहीं बोल सकते, लेकिन ये जो हमारा बिखराव है इसे ताजगी की तरह लेना चाहिए, इसे संवाद धर्मिता की तरह बोलना चाहिए कि जब हम बोलने में बिखर रहे हैं, थोड़ी देर में आपके मन में भी उसका कुछ, भाभी जी कह रही है, माँ जी भी सुन रही है, तो माँ जी को प्रणाम। थोड़ी देर में क्या होता है, जब हम बिखर रहे होते हैं आपकी चेतना उसमें पार्टिसिपेट करती है। जितने बार मैंने शब्द रिपीट किए होंगे, जितने बार मैं थोड़ा सा डेविएट हुई होंगी अपने टॉपिक से, उतने बार वो आप लोग को इनविटेशन है जुड़ने का, क्योंकि हमारी संवाद धर्मी भाषा है, नई दृष्टि है, इसको बनना है, इसको संस्थानों को भी बदलना है। अभी तैयारी नहीं है निष्कर्ष। अभी परसों ही तो सुधा जी बोल रही थी कि आत्मकथा जो होती है उसका एक खास जैनर है कि आप संघर्ष से शुरू करते हो सफलता की पूरी यात्रा। तो ये गौरव यात्रा पुरुष की भाषा है, पहले से पुरुष लिखते थे। नमस्कार दीपिका जी, धन्यवाद। तो पहले से पुरुष लिखते थे, तो सफलता की यात्रा थी, और आप बताए जा रहे हो हम कहाँ कहाँ सफल हुए। स्त्री के बारे में थोड़ा सा बिखराव आता है और कुछ चीज़ों को वो ओमिट कर देती है, छुपा लेती है, तो वो आपको एक अलग तरह की संवेदना से पढ़ना पड़ता है जहाँ पे आप छूटी हुई चीज़ें ढूंढ सकते हैं। तो ये एक आलोचना का एक नए तरह का, मतलब वो कहती हैं कि वो जो आलोचना के मानदंड हैं उनको बदलना पड़ेगा। अगर आपको स्त्री की आत्मभाषा पढ़नी है तो आत्मभाषा की, आत्मकथा विधा को जो हम परिभाषित करते हैं, जो उसका महत्व है, उसको पूरा ही चेंज होना होगा। और स्त्रियों की आत्मकथा तो कितना क्रांतिकारी परिवर्तन है। अगर स्त्री अच्छे से लिख पा रही है, अगर स्त्री अच्छे से अपनी बात कह रही है और धीरे धीरे उस पर स्पष्टीकरण की मुद्राएं कम होती जाती हैं, तो ये तो पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और समाज इसके लिए बहुत धन्यवाद का पात्र है कि इसका मतलब उसने इतना स्पेस बनाया। तो वो जो समाज कितना स्पेस दे रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें उसमें दिखेंगी, और उसके लिए एक नई तरह की कसौटी हमें बनानी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो साहित्य स्त्रियों का है, उसके लिए अलग तरह की कसौटियाँ होती हैं। मैं देख रही हूँ कि मुझे और कौन सा पॉइंट लेना है। देश काल का विषय का मैंने लिया। एक बात मैं और करना चाहती हूँ कि जब हमने ये बात बोल दी कि जो स्त्री के मुद्दे कहे जाते हैं उस पर बंटवारा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, स्त्री के मुद्दे ही मानव के मुद्दे हैं, ये बात मैं
ये बात मैं बता चुकी हूँ। अगर ये बात बताने के बाद हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं रह जाता कि हम अपने आप को साबित करते जाएं। हमें भी कृष्णा सोपती ने यारों का यार लिखी। ये जो ऑफिसों में जो सड़ांध है, जिस तरह की गाली गलौज की भाषा और जो भ्रष्टाचार है, उस पे है। बहुत गालियाँ हैं यारों की यार में, है ना। तो यारों की यार में इतनी सारी गालियाँ हैं। एक इन्होंने हम हस्मत संस्मरण लिखे हैं 4 भागों में। तो हशमत ऑब्जेक्टिव दृष्टि से कैमरे की तरह सारी चीज़ों को देख रहा, तो उनको लगता है कि हशमत स्त्री नहीं है। वहाँ वो अपने आप को स्त्री नहीं मानती, कि एक समाज का नागरिक जो शायद पुरुष ही है वो देख रहा है, वो जेंडर स्त्री नहीं। बार बार सारे लोग अपने स्त्री होने को मना करते हैं। हम बोलते हैं कि स्त्री रचना। अब मुझे एक चीज़ बताइए जिस लॉजिक पे, बस मैं 2-3 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर रही हूँ, कि आज जब स्त्री मुद्दा मानव मुद्दा ये बात जब समझ में आ गई, तो ये बात भी समझ में आ जाए कि जो लोग ऐसा करते हैं कि किसी बड़े मुद्दे पे लिख के ही आप उन्हें समाज की सहमति दोगे। पहली बात, मित्रों मरजानी सूरजमुखी के अंधेरे में प्रेम की स्त्री भाषा लिख के, उसकी यौनिकता पे बात करके, परिवार संस्थाओं को चेंज करके, परिवार संस्था में स्त्री की मजबूती बता के इतना कल्याण किया है ना। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि अगर कृष्णा सोपती और बहुत सारे महिला कथाकार मेरी ज़िंदगी में 20s में आ गए होते, 30s में आए बहुत लेट जाके, तो मेरी ज़िंदगी दूसरी होती। मैं इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रही होती जो मुझे मन करता है सब जिए। इसीलिए मैं स्त्री आलोचक बनी भी हूँ, बनने की कोशिश कर रही हूँ, बनी नहीं हूँ, कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जिन चीज़ों में मैं डिले हुई और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों से रह गई, वो नहीं होना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि मेरे फेफड़ों में ऑक्सीजन दे दी उन्होंने। क्या कितनी नई जिंदगी, मुझे जीवन रस से भरना शुरू किया उन्होंने। वो इतना बड़ा उनका योगदान है। यारों का यार जैसी किताब लिख के ये कहा जाता है कि उन्होंने साहित्य में नई जमीन तोड़ी। मैं इस तर्क की विसंगति पे आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ कि यारों का यार, अगर आप गाली गलौज की भाषा जो अक्सर स्त्री की अनुपस्थिति में दी जाती है, उसके लिए एक स्त्री को कितनी रिसर्च करनी पड़ेगी। हमारे जाते तो बंद हो जाती है ना वो भाषा की, आप हमारे पीछे कैसा बोलते हो, इतनी रिसर्च करनी पड़ेगी। हमारे अनुभव का हिस्सा नहीं है। हमारे अनुभव के इतने सारे हिस्से हैं जिनकी ज़रूरत है बात करने की। हम रिसर्च करके इस पर लिखते हैं। साहित्य समाज हमसे कहता है कि आपने नई जमीन तोड़ी। ऑफिस के और गालियों के माहौल में तो पहले भी लिखा जा रहा था। मैं भी, कृष्णा सोपती भी रचनाकार हैं, बाकी लोग रचनाकार हैं, तो नई जमीन कैसे हुई? अगर ये नई जमीन इसलिए हुई कि वो स्त्री हैं, वो लेखिका हैं, तो फिर तो आप स्त्री और पुरुष का पूरा ही भेद कर रहे हो। आप मुद्दे भी अलग बांट रहे हो साहित्य के, कि स्त्री मुद्दा है, ये पुरुष मुद्दा है। आप साहित्य में एक नया फ्लेवर, एक नई चीज़ें जो पहले कभी नहीं आई, हम उन नई बातों को देना चाहते हैं कि समाज अच्छा बने और संस्थाओं में एक लचक आए, मानवीय बने। लेकिन आप हमसे, आपका जो सर्वानुमति है, जो सामान्यकरण है, वो हमें उस तरफ ढेलते हैं। हम हशमत किताब में जिस तरीके के उन्होंने संस्मरण लिखे हैं, उससे बहुत अच्छे उनके शब्दों के आलोक में कृष्णा सोपती होके हैं। लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने पुरुषों के ईगो को सेटिस्फाई कर दिया कि मैं हशमत होके जब पुरुष होके लिख रही हूँ, तो उन्होंने मान लिया कि ये ऑब्जेक्टिव है। ये जो दबाव हमारे पास आते हैं सर्वानुमति के, ये कम करने होंगे। और इस पूरे के पूरे टॉपिक को मैं यहाँ से जोड़ के देख रही हूँ कि जो वो कहते हैं कि हमें सामाजिक भेदभाव दूर करना है, वो नोवा हैरारी जी, हमें सामाजिक विषमता को दूर करना है, पूरी ह्यूमन टू ह्यूमन जुड़ना है, आपस में ट्रस्ट बढ़ाना है। मैं इन सारी चीज़ों को वहाँ से जोड़ के देख रही हूँ कि ये भेदभाव साहित्य के अंदर जो चल रहे हैं, ये बंद होने चाहिए। स्त्री पुरुष में भी भेदभाव खत्म होना चाहिए। अलग अलग वर्ग जाति समुदायों के लोग में भी एक ट्रस्ट होना चाहिए। और हमारे निर्णय हमारे अपने हाथ में होने चाहिए, जिससे कि हम चेतना में वही लिख सकें जो कि हम लिखना चाहते हैं, हम बराबरी लिख सकें। नहीं तो हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ में नहीं रह जाएगी। हाँ, स्त्री और पुरुष होने का वो फर्क तो आएगा ही ना, कि अगर जब समाज में कोई समस्या आती है, तो जैसे जेब से पहले रेजगारी बाहर निकलती है, फिर 20 के 50 रुपये 100 रुपये की ज़रूरत आती है, 2000 सबसे आखिर में नोट टूटता है। तो जो समस्या आएगी वो एकदम गरीबों से, दलितों से शुरू होगी, फिर स्त्रियों में भी उसी पैमाने पे बढ़ेगी। फिर वो जो 2000 का नोट का मतलब है कि सवर्ण क्लास के पुरुष
और फिर अगर अमीर भी हुए तो उतना लेट उन तक जाएगी। समस्या आती है तो इस तरीके से आती है। और जब सुविधाएं आती हैं तो वो उल्टी डायरेक्शन में आती हैं कि पहले उन्हें मिलेंगी फिर सरक के कहीं दूसरे पे आएगी। तो ये जो बना हुआ है जो रातों रात नहीं बदल जाएगा, इसलिए विषमता से दूर करने की सचेतन, सक्रिय, लगातार कोशिश के साथ अपनी पोजीशन में होने के नाते हमें जो अपने लिए अपना स्पेस बनाने के लिए जो संघर्ष करना है वो हमें करना पड़ेगा। और जो लोग उस हायरार्की में, आर्टिफिशियली क्रिएटेड हायरार्की जो बनी हुई है, होना नहीं चाहिए था, वो हमसे नीचे में जो आते हैं आर्टिफिशियली, उनके साथ डील करते हुए हमें हर पल पता होना चाहिए कि हमें क्या प्रिविलेज इनसे ज़्यादा मिली हुई है। उस प्रिविलेज के प्रति हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब हम हमसे ज़्यादा प्रिविलेज लोग की तरफ रहेंगे तो हमें पता रहेगा कि ये कहाँ हमें किस तरीके से बाधित करता है। एक आखिरी एग्जाम्पल के बाद मैं यहीं पे बात ख़त्म कर रही हूँ कि मैं मानती हूँ कि समय के मुद्दों से, सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम से मैं उतना ही जुड़ी हुई हूँ जितना कि पुरुष जुड़े हुए हैं या कोई भी जुड़ा हुआ है दूसरा नागरिक। मैं संवेदित भी उतना ही हूँ जो मजदूरों की हालत और सबकी हालत है उससे। लेकिन एक स्त्री होने के नाते कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फील हो जाता है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। गिल्ट हुआ मुझे शुरू में, लेकिन सैपियंस किताब पढ़ के और बहुत कुछ पढ़ के मैं उस गिल्ट से बाहर आई। हुआ ये कि जब लॉकडाउन हुआ नया नया, यही एक पर्सनल अनुभव है, यही करता है कि इसलिए स्त्री आलोचना की ज़रूरत होती है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, स्त्री आलोचना का मतलब है आलोचना। आने वाले समय में नई दृष्टि से लिखने वाली आलोचना स्त्री आलोचना है। जब सारे पुरुष इसको अपना लेंगे तो स्त्री आलोचना ही रह जाएगी और स्त्री शब्द उसमें से हट जाएगा। जैसे कि आप लोग जो नई पीढ़ी के पुरुष हैं उनमें दिखता है, ये पुरानों में भी दिख ही रहा है। और अब तो अगर हमने नहीं बदला तो फिर तो 2021 क्या होगा ये पता ही नहीं है। तो हर दुख से मैं उतनी ही दुखी थी, उसके बावजूद एज अ स्त्री मैं कंफर्ट फील करती रही 1-2-3 हफ्ते के लॉकडाउन में। मुझे ऐसे लगता है कि जब हम बाहर निकलते हैं और जो हमसे ज़्यादा पावर में, दोनों हर तरह की सत्ताशीलता की बात कर रही हूँ, अगर ये पैट्रियार्की है, सार्वजनिक संस्थाओं में बहुत पैट्रियार्की है। मैंने मेरा रंग और चकाचक में इस पर बहुत बोला, इसलिए आज मैंने इस पर नहीं बात की। और रचनाकारों से मेरा निवेदन है कि सार्वजनिक जीवन की पैट्रियार्की पे ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। त्याग पत्र में जैनेन्द्र जी, मृणाल कह देती है ना, मुझे बुआ नहीं होना, मैं स्त्री होना चाहती हूँ। मुझे रिश्तों के बंधन नहीं चाहिए, मुझे उन्मुक्त होना है एक इंसान की तरह। ठीक उसी ढंग से प्रोफेशनल में भी चाहिए। मुझे सिर्फ ये नहीं होना, कोई भी पद लगा लो आप, प्रोफेसर के सामने तो मैं असिस्टेंट नहीं होना, परमानेंट के सामने तो मैं एडहॉक नहीं होना, कुछ भी नहीं है तो हमें ये नहीं होना, हमें ये मतलब उससे नीचे वाला नहीं होना। तो ये सारी चीज़ें प्रोफेशन में, हम सत्ताशीलता की बात कर रही हूँ, सत्ताशीलता के अगेंस्ट हैं, जो व्यवहार में सत्ताशीलता है। तो अगर वो प्रोफेशन में है तो भी, अगर वो पुरुष होने के नाते है तो भी, तो मुझे ऐसे लगता है जब मैं अपने से ऊपर हायरार्की वालों के सामने होती हूँ तो उनके द्वारा देखे जाने से मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरे गाल में दरारें पड़ गई हैं। मुझे बहुत सुकून हुआ 2-3 हफ्ते में कि ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे गालों की दरारें भर गई हैं। जैसे हम अपने ऊपर वाले किसी इंसान के पास जाते हैं, लगता है कि गालों में उनके देखे जाने से ही दरारें पड़ रही हैं, कान में दरारें पड़ रही हैं, जैसी आवाज़ में वो हमसे बात करते हैं। तो वो तो बराबरी आनी चाहिए ना, वो तो ख़त्म होना चाहिए। तो बीइंग अ स्त्री मैंने एक रिलीफ भी फील किया। तो इस तरीके से स्त्री जो दृष्टि है वो चेंज होती जाती है। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इतने ध्यान से सुना। मेरे को 2 मिनट और लगेंगे आपके ये कमेंट्स देखने में, और उसके बाद हम लोग रखते हैं। सौरभ जी, तानिया जी, ज्योति खुश जी, अंशु जी, विशाल तो अपना चले गए होंगे चकाचक शुरू करने पर, आप सबका धन्यवाद। विजया हमारे कॉमर्स की हैं, कॉलेज की, बहुत अच्छा लगता है जब कॉमर्स वाले भी थोड़ा बहुत सुन लेते हैं। तो अंशु जी, रमा जी, तानिया लांबिया, योगेंद्र आहूजा, ये आपका बहुत, आप जितने भी यहाँ पे ना बड़े ज्ञानी, साहित्यकार, बुद्धिजीवी लोग हैं, आपसे मेरी गुजारिश है कि
हम लोग भी बार बार समानता के मूल्यों का कुछ गूगल मीट वगैरह या फेसबुक में कुछ क्लासेस टाइप की चलाएं, कुछ आप लोग, हम सीखने वालों में हम। कीर्ति पवार, स्वागत है आपका भी इसमें। शायद नवीन जी, बहुत अच्छा लगा आप आए। स्टूडेंट होते हैं ना तो आधे तो टीचर्स के फेवरेट वैसे ही बढ़ जाते हैं थोड़े। रेनू मैम, आपका बहुत बहुत आभार कि आप सुनने आई। गौरव भारती जी, राहुल कुमार दुबे, आबिद भट्टी जी, धर्मेंद्र भाई को मैंने आज पहली बार लाइव देखा और कितना मेरा विकास हुआ है कि मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। मेरे दो बड़े भाई यहाँ पे, मुझे बिल्कुल भी संकोच फील नहीं हुआ। इसके लिए तो मतलब संस्थाएं हमारे लिए बहुत अच्छे से जगह बना रही हैं, इसके लिए बहुत खुशी होती है। मधु कांकरिया जी, बहुत खुशी हुई आपको देख के। कीर्ति जी नमस्कार। मुझे लगता है एक आध क्वेश्चन भी होंगे। हिमांशु नेगी जी, सिब्बू भाई जी नमस्कार। रमाकांत मुदगल जी, गायत्री अच्छा लगा बहुत आई। रितु, सबने माना कि स्त्री का मुद्दा सामाजिक मुद्दा है और अगर ये वाली बात हमारी मानी जाती है तो ये बहुत एक, हाँ कविता जी लिखती हैं कि बीच बीच में आवाज़ नहीं आई। रजनी नेगी जी, भाभी जी नमस्ते। स्त्री आलोचना पर रेखा सेठी, सुधा सिंह जी, सुजाता मैम आदि को बहुत पढ़ता हूँ और एक अलग दृष्टिकोण देखने को मिलता है। हाँ, सुजाता जी से तो मैंने बीच बीच में, सुजाता, मोनिका, नीलिमा, ऐसे कई लोग हैं जिनसे मैं कभी भी रात के 2 बजे भी अपनी कोई क्वेरी पूछती हूँ तो ये लोग बताते हैं। तो बड़ा पब्लिक में मैंने एक अच्छा लगता है कि पब्लिक में काम करने वाले, पब्लिक डोमेन में काम करने वाले लोग और बिना किसी रिश्ते, बिना किसी रिलेशन के आप कुछ भी पूछते हो और वो बताते हैं, तो इससे बहुत विस्तार मिलता है। मोहन जी नमस्कार। देश काल को छेकने से भाषा का समृद्धिकरण, जी आप सहमत हैं इससे? अनीता मैम ने मुझे पहली बार सुना है, उनका मैं बहुत आभारी हूँ। कॉमर्स में पढ़ाती हैं, ये हमारी वरिष्ठ सहकर्मी हैं। रॉफ बर्की जी धन्यवाद। विजय धन्यवाद। भाभी जी धन्यवाद। भीष्म कहानी में बसंती में जो बहुत सारी परिप्रेक्ष्य हैं उनको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मोहन जी धन्यवाद। अंशु, इतना सारा समय देने का आप सभी का बहुत धन्यवाद। माँ जी सुन रही हैं, सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, भाभी ने बताया। दीपिका जी धन्यवाद। पति प्रेम परिवार, राजकिशोर जी ने पति प्रेम परिवार तो बोला, पर राजकिशोर जी ने स्त्री मुद्दों पर जितनी संवेदनशीलता से लिखा है ऐसे बहुत कम लोग हैं, क्योंकि उन पे लोहिया का बहुत प्रभाव था कि जाति और योनि भी बांटने वाले कटघरे हैं। तो उन्होंने बहुत, मतलब उनके तो हम लोगों को बहुत कृतज्ञ हैं उनसे, हमें जो मिला स्त्री सरोकारों को समझने में। मोहन जी ने इस चीज को नोट किया कि पहली बार कल हुआ था जब प्रतिभा कटियार को उनके पिता ने सुना था, आज रश्मि जी को उनकी माँ सुन रही हैं, तो ये सुन के ये दिल माँ जी के लिए है, उनके सुनने के लिए। बेहतरीन व्याख्या बोला रितु ने, धन्यवाद। दीपिका कुमार जी, मैम पुरुषों के लिए पौरुष मर्द जैसे शब्द उनके बल को वर्णित करते हैं, वैसे स्त्री के लिए कोई शब्द बताएं यदि हैं तो। स्त्री के लिए ममता के मूरत जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं। एक्चुअली शब्द नहीं चेंज हो, ये पौरुष तो बिल्कुल, ये पौरुष और मर्दानगी जैसे शब्द तो है नहीं, क्योंकि इनमें अतिरिक्त अर्थ है। अतिरिक्त अर्थ तो ममता वगैरह में भी है, पर पुरुष से पौरुष और मर्द शब्द निकाल लेंगे और ये ममता, करुणा, स्नेह, प्रेम, इन चीजों में जो हमसे बंटवारा कर लेंगे तो हमारा अतिरिक्त भी इनके साथ जब बंट जाएगा, खजाने बराबर बराबर, तो यही शब्द है। शब्दों को नहीं बदलना, शब्दों के साथ अपने रिश्ते को बदलना है हमें। दीपिका जी, अगर आप संतुष्ट नहीं हुई होंगी तो हम लोग चैट के दौरान जुड़ेंगे, यहाँ तो मैं सिर्फ सवाल उठाने आई हूँ, है ना। शब्द तो नहीं बदलेंगे, हमें उनके साथ अपने रिश्ते बदलने हैं, उनके भावों के साथ। तो शब्द तो वही रहेगा, प्रेम, स्नेह, करुणा, उसी की जरूरत है सबको। गायत्री जी धन्यवाद सुपर बोलने के लिए। रूपा, अरे वाह रूपा जी, आप भी थी, बहुत स्वागत आपका और बहुत धन्यवाद। रोजगारी वाली बात पसंद आई मोहल कांतवान जी को। दीपिका, मेरे ख्याल से इसमें दरार वाली बात कनिष्ठ वरिष्ठ में भी, हाँ कनिष्ठ वरिष्ठ में मोहन जी बहुत, हमारे जो सीनियर लोग हमसे कभी चंद हैं, वो गिने चुने हैं वो लोग, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन इनका जो बिहेव नीचे वालों से रहता है, बस उनके सामने आने से हमारे चेहरे में दरार पड़ जाती है और भर रही हैं अकेले में, तो क्या करें।
थोड़ी सी खुशी हो गई इस बुरे समय में भी उससे। निर्देश प्रजापति जी धन्यवाद, बेहतरीन व्याख्यान और सबका। विजया ठाकुर आई वांटेड, कीर्ति पवार ने बोला समाज स्त्री से ही बनता है, स्त्री पुरुष दोनों से बनता है। मैं एक छोटी सी बात कि मुझे एक बहुत प्रतिष्ठित उपन्यासकार का फ़ोन आया कि वो चाहते थे कि मैं उनका उपन्यास पढूं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि रश्मि जी से पढ़िएगा ज़रूर, इसमें आपके काम की बहुत सारी स्त्रियां हैं। तो मैंने उनसे कहा कि इसमें जो पुरुष आए होंगे वो भी मेरे पूरे काम के हैं, बल्कि मैं तो कहना चाहती हूँ कि बराबर के काम के हैं। ये आप लोग को लगता है कि हम में कुछ बंटवारा है, आज तो टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया है, हमारे उसमें कोई बंटवारा नहीं है इस तरीके का, ख़त्म हो गई पूरी बात। हमारे उसमें कोई बंटवारा नहीं है। इसमें मैं लास्ट बात एक बात बोलती हूँ कि बीच में एक बहुत बड़े साहित्यकार के लिए कि एक बच्ची के यौन शोषण का मामला आया था, तो बच्ची के पक्ष में मुझे जो बोलना था, जो करना था, मैं कर चुकी थी। उसके बाद किसी वरिष्ठ लेखिका ने और बहुत सारे लोगों के ये स्टेटमेंट आए कि भाई हमारे साथ उन्होंने नहीं किया था, तो हो सकता है ये पब्लिसिटी स्टंट हो बच्ची का। हमारे साथ वो उनकी 2 मुलाकातें हैं, उन्होंने कोई यौन छेड़छाड़ या रेप नहीं किया, तो उनका लॉजिक था कि इसका मतलब वो नहीं होगा। इस बात का जब मैंने विरोध किया तो लोगों ने कहा कि लोगों को लगा ये स्त्री मुद्दा है। यही मैं आखिरी बात यहीं ख़त्म कर रही हूँ ताकि पता रहे कि आज मेरा मेन पॉइंट वर्तमान समय के अलावा मेन है कि स्त्री और मुद्दे में कोई बंटवारा नहीं है, इसलिए मैं यहीं पे एंड कर दूंगी। तो मैंने जब इस बात का विरोध किया तो मैं तो अपने दोस्तों के लिए, पुरुष दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने अंकल, मौसा, चाचा, पुरुष मित्रों के लिए हर्ट हुई थी। मैं तो उनकी तरफ से जवाब लिख रही थी कि उनको कितना बुरा लगा होगा। कोई आपके साथ 2 बार ठीक से बिहेव करता है तो आप कहते हो वो यौन शोषण नहीं कर सकता, तो क्या पुरुष हर पल एक पोटेंशियल रेपिस्ट होता है? वो पोटेंशियल छेड़छाड़ करने वाला होता है? हो सकता है जितने भी अपराधी उनके ज़िंदगी का वो एक ही अपराध होगा, कायदे से एक ही होना चाहिए और एक पहले में ही पकड़ा जाना चाहिए। एक ही बार किसी ने अगर पूरी ज़िंदगी में एक ही बार किया है तो क्या उससे वो अपराध छोटा हो जाता है या उससे विक्टिम की पीड़ा छोटी हो जाती है? हम क्यों बोलते हैं इस बात को कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है इस बात की कि उसने मेरे साथ नहीं किया, मेरे साथ नहीं किया, मेरे साथ नहीं किया तो इसके साथ नहीं किया होगा? कितना गंदा ये लॉजिक है। मैं अपने भाइयों और अपने सारे पुरुष मित्रों के साथ खड़ी थी कि उनके लिए कितना इनडिग्निफाई, उनकी डिग्निटी को कितना लो करने वाली बात है ये कि हम पुरुष को संभावित आशंकित ये समझें। नहीं, 99.99% वो नहीं करेगा जिसने किया है, वो भी तो 0.01% करेगा। यौन छेड़छाड़ किया उसका रेगुलर फीचर होगा। तो अगर हम उसको इसका रेगुलर फीचर मान रहे हैं तो ये तो पूरे समाज पे बहुत भद्दी टिप्पणी है। और मैंने पुरुषों की फुटिंग में जाके विरोध किया था, लेकिन लोगों को लगा कि मैं स्त्री पक्ष ले रही हूँ और सिर्फ स्त्रियों का ही समर्थन मिला। तो स्त्री सुरक्षा वगैरह सारी चीज़ों में सबका साथ मिलना चाहिए। और मैं यहीं पे अपनी बात ख़त्म करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो आप लोग आए। टाइम मैंने ज़्यादा लिया, इसके लिए माफ़ करना। थोड़ी सी क्षतिपूर्ति समझ लीजिए पुरुष लोग कि हमें इतिहास में टाइम नहीं मिला तो हमें बातों को समेट के कहना नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सेफ रहें, सुरक्षित रहें और फिर से वही कि हम वैज्ञानिक चेतना को और सॉलिडरिटी को आपस में विकसित करें। धन्यवाद।